गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माया गणित संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज 5 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार की इस विज्ञान विषय की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो लेसन चल रहा है जीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया, तो उत्सर्जन की प्रक्रिया में मैं आपको कल जो हमारे टॉपिक थे वो थी उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों है और मानव में उत्सर्जन तंत्र क्या है और यह उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है और मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने कल आपको कल तक मैंने आपसे चर्चा की थी। आज हमारा जो टॉपिक है अन्य जंतुओं के उत्सर्जन अंग। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर अन्य जीव जंतु जो हैं मनुष्य के अतिरिक्त में, तो जिस प्रकार से मनुष्य में या मानव में या अन्य जीवधारियों में विकसित, तो मनुष्यों के साथ साथ अन्य जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं, तो उनमें जिस प्रकार से उत्सर्जी अंग विकसित होते हैं उसी प्रकार होते हैं। तो जो उसके अतिरिक्त में एक कोश के जीव होते हैं या अन्य निम्न कोटि के जीव होते हैं, कीट पतंगे होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनमें जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। दूसरी चीज, इनमें जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो भी अलग अलग प्रकार से होती है। तो आइए देखते हैं कैसे और कौन कौन से अंग हैं जो इन जीवधारियों में इस क्रिया को संपन्न करते हैं। तो एक कोशिकीय या निम्न कोटि के जीवों में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है आइए जानते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, यूग्लिना, क्लोमाइडोमोनास आदि ऐसे जो जीव हैं, तो इनमें शरीर के प्रत्येक कोशिका का बाहरी जलीय वातावरण से संपर्क होता है, यानी जो मतलब जो इनके शरीर की बाहरी त्वचा है उसका संपर्क जल के वातावरण से होता है। अब इन जीवों में कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है, क्योंकि इनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। इसलिए इनकी जो सभी प्रकार की क्रिया है, चाहे वो पाचन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, प्रजनन हो, वो सभी सब कुछ जो है एक ही कोशिका से संपन्न होता है। तो इनमें कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है जिस प्रकार से मानव में पाए जाते हैं। तो ये जंतु क्या करते हैं, जल में हानिकारक एवं अनावश्यक उत्सर्जी पदार्थों को निकाल देते हैं। अब जिस प्रकार से जो विकसित जंतु हैं उनके उत्सर्जन की क्रिया विशेष अंगों द्वारा होती है जिन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या इन जानते हैं कि मतलब क्या इन सभी जंतुओं में एक ही प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं? तो ऐसा कहना बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार के जीव जंतुओं में कहाँ से और किन अंगों द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जैसे कि चपटे कृमियों में, चपटे कृमियों का मतलब होता है, आपने देखा कृमि, फीता कृमि जो जिन्हें हम चनूना भी कहते हैं, ऐसे जो जीवधारी होते हैं उनमें जो उत्सर्जन होता है वो आदिवृक्क अंग द्वारा होता है। केंचुआ, जिसे हम द्विलिंगी प्राणी भी कहते हैं, उनमें जो उत्सर्जन होता है वो उत्सर्गिकाओं द्वारा होता है, यानी इनकी नलिकाओं द्वारा होता है। कीट पतंगे जो हुआ करते हैं उनमें मेलपीघी नामक नलिका होती है, मेलपीघी नामक नलिकाओं द्वारा इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। अर्थात केंचुआ उत्सर्गिकाओं द्वारा, कीट पतंगे मेलपीघी नलिका द्वारा और चपटे कृमि चपटे कृमि जो होते हैं वो आदि वृक्क द्वारा अपने शरीर के अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि क्या सभी जंतु के उत्सर्जी अंग एक समान होते हैं? जी नहीं। भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। और जैसे अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा, अलवणीय जलीय मछलियां में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है विद्यार्थियों। अर्थात यहाँ पर जो जल के संपर्क में जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो अमोनिया के रूप में होते हैं। दूसरा, सीपी एवं घोंगा जो प्राणी है उनमें उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। ठीक है। सभी स्तनधारी एवं वयस्क उभयचरों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। पक्षियों एवं सरीसृप वर्ग के जितने भी प्राणी हैं उनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक अम्ल होता है।
तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमने ये समझा कि सबसे पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से मानव के शरीर में या अन्य विकसित प्राणियों के शरीर में उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, तो उस प्रकार के अंग अन्य जीवधारियों में नहीं पाए जाते हैं, एक बात। दूसरा, जो उत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है जिन अंगों द्वारा, उनके लिए जो अंग है वो अलग अलग होते हैं। तीसरा, क्या उत्सर्जी पदार्थ एक समान होते हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो उत्सर्जी पदार्थ भी जीवधारियों में अलग अलग होते हैं। हमने इस टॉपिक से इस बात को समझा। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? पौधों में उत्सर्जन यानी बिंदु स्राव या अन्य उत्सर्जी पदार्थ। तो पौधों में जो उत्सर्जन होता है वो बिंदु स्राव यानी कि पत्तियों में पाए जाने वाले जो रंध्र हैं उनमें उनसे आपका उत्सर्जन होता है। अब देखिए जैसे महुआ, पीपल, बरगद, कनेर या अन्य जो पौधे के तने हैं या पत्तियां हैं, आपने देखा हो कट जाने पर, जैसे जैसे अकौआ वगैरह है, तो इनकी आप डाली को काटिए, डाली को काटने के बाद आप देखेंगे कि सफेद सफेद रंग का एक पदार्थ बाहर निकलता है। पीपल की पत्ती को आप तोड़िए, उसके मतलब है, या फिर आपने देखा होगा कुछ पेड़ों की जो छाल होती है उसमें जिसे को हम गोंद वगैरह कहते हैं, तो आपने देखा होगा जो जैसे बबूल का पेड़ देखा होगा आपने, तो बबूल के पेड़ में आपने देखा होगा कुछ ऐसी गोंद नुमा आकृति होती है, वो उस पर लिपटी हुई होती है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ पौधे बबूल, आम, नीम वगैरह जैसा चिपचिपा पदार्थ तनों से लिपटा हुआ रहता है, जिसे हम गोंद भी कहते हैं। इसके बाद लैक्टेस, गोंद या रेजिन्स उत्सर्जी पदार्थ। तो विद्यार्थियों, इस कहने का तात्पर्य है कि इन पेड़ पौधों से जो चिपचिपे पदार्थ बाहर निकलते हैं, यही पदार्थ इनके उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। विद्यार्थियों, पौधों में भी जंतुओं की भांति श्वसन पोषण यानी अर्थात जो सामान्य जैविक क्रियाएं हैं जीव जंतुओं में होती हैं, वही क्रियाएं हमारे पेड़ पौधों में भी होती हैं। परंतु होता क्या है, इन क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थ बनते हैं। पौधे इन बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आया कि क्या आप जानते हैं कि पौधे की उत्सर्जन क्रिया किस अंग द्वारा होती है? तो विद्यार्थियों, अधिकांश पौधों की जो उत्सर्जन क्रिया होती है वो आपकी पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा होती है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से ये पत्ती का चित्र बना हुआ है, गार्डन नाइट्रेसियम में बिंदु श्रवण। तो ये आप देखो, पौधों में इन जैविक क्रियाओं में बनने वाले बेकार अनावश्यक पदार्थों को सही से बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते, लेकिन अनेक विधियों द्वारा ये अनावश्यक पदार्थों को बाहर से निकालते रहते हैं अर्थात उत्सर्जन की क्रिया कर देते हैं। मतलब कहने का यह है कि पेड़ पौधों में कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं होते हैं, परंतु यह विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा अपने पदार्थों को बाहर निकाल लेते रहते हैं। तो कुछ पौधों की कोशिका विशेष वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। वर्ज्य पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ, जो पौधों की पत्तियां एवं छाल में एकत्रित होते रहते हैं। पौधों में भी जंतुओं की भांति अनेक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे आम, नीम, बबूल, हींग के पौधे में गोंद या रेजिन्स निकलता है। कुछ पौधे जैसे कत्था की छाल में टैनिन निकलता है। चीड़ के तने से तारपीन का तेल निकलता है। इस प्रकार दूर से लेटेक्स, रीजन्स या गोंद, टैनिन, हींग आदि निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये पदार्थ मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पौधों में श्वसन में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्र द्वारा निकलती है। वर्षा ऋतु में प्रातः काल कुछ शाकीय पौधों पर पत्तियों की जल की बूंदें दिखाई देती हैं। जल की बूंदें कहाँ से आती हैं? टमाटर, अरबी, नेट्रिसियम तथा मकोई आदि के पौधे पर अनावश्यक जल या लवण की पत्तियां स्राव पर बूंद के रूप में निकलती हैं। इस प्रकार उत्सर्जन को बिंदु स्राव यही बूंदें हमें दिखाई देती हैं। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं वो गोंद के रूप में बनते हैं, या अन्य उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि आपने देखा होगा दूध में लेटेक्स यानी रेजिन्स या गोंद, टैनिन, हींग आदि पौधे से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो कि मनुष्य के लिए तो फायदेमंद होते हैं, परंतु अब इनका बाहर निकलने की क्रिया कैसे होती है? तो विद्यार्थियों, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि बाहर निकलने की क्रिया ये पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों के माध्यम से होती है और इस क्रिया को हम बिंदु स्राव कहते हैं। विद्यार्थियों, ये था हमारा 10वां चैप्टर।
आज इसके बाद कल पुनः नए चैप्टर के साथ पौधों में जन्म किस प्रकार होता है इस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।